बरसात की एक उदास शाम थी। गांव बेलापुर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। दो लोग, शिवलाल और मोहित, गांव के पुराने चाय वाले धीमा की दुकान पर बैठे थे। आसमान काले बादलों से घिरा था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। दोनों के चेहरों से साफ झलक रहा था कि वे किसी चिंता में डूबे हैं। आज तो तुम लोगों ने चाय का स्वाद भी नहीं लिया। क्या बात है, रोज 3-3 कप पी जाते हो, आज एक भी नहीं। धीमा, मन ही नहीं है आज। गांव की हालत देख के दिल भारी हो गया है। इसी बीच गांव के स्कूल के मुख्याध्यापक हृदय मास्टर भी वहां आ पहुंचे। अरे शिवलाल, मोहित, तुम लोग ऐसे उदास क्यों बैठे हो? इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखा। क्या हुआ? आ जाइए मास्टर जी, चाय तैयार है और आज आपकी पसंदीदा अदरक वाली चाय है। बहुत बढ़िया। सर में दर्द है, थोड़ा अदरक वाली चाय राहत देगी। लेकिन बताओ, क्यों उदासी छाई है? मास्टर जी, गांव में जो अस्पताल हमने सबने मिलकर बनवाया है उसका काम अधूरा रह गया है। इमारत तो खड़ी हो गई, लेकिन बिस्तरों के लिए पैसे खत्म हो गए। सारी जमा पूंजी लग गई। अब लोग घरों से पैसा भी नहीं निकाल सकते। मेरे पास भी पैसे नहीं बचे। बेटी की शादी में सब खर्च हो गए। थोड़ा रुककर मास्टर जी ने गहरी सांस ली। लेकिन इच्छापुर में मेरी पुश्तैनी जमीन है, अगर उसे बेच दूं तो शायद काम हो जाए। क्या मास्टर जी, आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? हाँ, 1 साल ही तो नौकरी बाकी है। सोचता हूँ बाकी की जिंदगी इसी गांव में बिताऊं जहाँ प्यार मिला है। तीनों की आंखों में आंसू थे। मास्टर जी के निर्णय ने सबको भावुक कर दिया। अगली सुबह हृदय मास्टर, शिवलाल और मोहित तीनों इच्छापुर की ओर रवाना हुए। यात्रा लंबी थी और मौसम बेहद खराब। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर काले बादल गरज रहे थे। ठंडी हवाएं खिड़की के शीशे तक को कंपा रही थी। ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। क्या नाव मिलेगी हमें नदी पार करने को? बिल्कुल नहीं लग रहा। रात होने वाली है। स्टेशन से नदी तक पैदल जाना पड़ेगा। शाम होते होते ट्रेन इच्छापुर स्टेशन पर रुकी। स्टेशन वीरान था। कोई सवारी नहीं, कोई रोशनी नहीं। बाहर निकले तो देखा बरगद के पेड़ के नीचे एक वैन आकर रुकती है। अरे रतनदास भैया, इतने महीनों बाद मिल रहे हैं। ये दोनों मेरे गांव के साथी हैं। आप हमें नदी किनारे छोड़ सकते हैं? क्यों नहीं हृदय, बैठो सब लोग। बारिश में तो नाव मिलना मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करते हैं। वैन चलती है। बारिश और तेज हो जाती है। रास्ता कच्चा है और अंधेरा घना। रतनदास भैया, आपकी उम्र अब काफी हो गई है, फिर भी आप वैन चला रहे हो। रतनदास, अब आदत हो गई है। पहले तकलीफ होती थी, अब नहीं होती। बातों में समय कटता गया और वे नदी के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन घाट पर कोई नाविक नहीं होता। मास्टर जी, लगता है आज रात हम यहीं फंस गए। अगर बुरा ना मानो तो आज रात मेरे घर चलो, पास में ही है। बाहर रहना ठीक नहीं। तीनों मान जाते हैं और रतनदास के घर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो घर में दाखिल होते हैं, एक सड़ी गली सी गंध उनका स्वागत करती है। रतनदास उन्हें लेकर अपने घर पहुंचता है। एक पुराना टूटा फूटा सा घर, जैसे कई बरसों से कोई रंगाई पुताई नहीं हुई हो। दरवाजा खुलते ही एक सड़ी हुई सी गंध भीतर से आती है। यह गंध कैसी है रतनदास भैया? सब ठीक तो है ना? थोड़ा सीलन है बस। मास्टर जी, पुराना घर है ना, अंदर आ जाइए, बारिश में भीग जाओगे। तीनों भीतर जाते हैं। कमरा बहुत अजीब था। दीवारों पर पुराने देवी देवताओं के चित्र लगे थे, मगर उनकी आंखें काली और बुझी हुई लग रही थी। कमरे के एक कोने में लाल रंग का कपड़ा बिछा था, जिस पर राख, नींबू और कुछ विचित्र आकृतियां बनी थी। भैया, ये पूजा पाठ का सामान क्यों रखा है यहाँ? पुराने जमाने की चीजें हैं। मेरी माँ तांत्रिक थी, अब बस आदत से रख छोड़ी है। शिवलाल की नजर दीवार के एक कोने पर जाती है। वहां एक लकड़ी की अलमारी थी, जिसके ऊपर लिखा था, मत खोलना। ये अलमारी, ऊपर कुछ लिखा है रतनदास भैया। उसे मत छूना, वो पुरानी चीज है। मेरा वादा करो, जब तक यहाँ हो उसे कोई नहीं छुएगा। तीनों चुप हो जाते हैं। रात गहराती है। बाहर बारिश और तेज हो जाती है। बिजली कड़कती है और एक काला साया खिड़की के बाहर से तेजी से गुजरता है।
तुमने देखा, बाहर कोई परछाई सी थी, इंसान जैसी। शायद कोई जानवर होगा या हमारा भ्रम। मगर सच में कुछ था उस घर के आसपास, कुछ जो रतनदास छुपा रहा था। हरदेव मास्टर की आंख अचानक खुलती है। गहरी नींद में थे, लेकिन अब एक अजीब सी आवाज कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। मुझे छोड़ दो, मुझे बाधा है, मेरी आत्मा को मुक्ति दो। मास्टर जी उठते हैं और कमरे से बाहर निकलते हैं। लकड़ी के फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंजती है। अचानक वह अलमारी के सामने आकर रुक जाते हैं। वही अलमारी, मत खोलना। ये आवाज इसी अलमारी से आ रही है, कोई मजाक तो नहीं? उन्हें समझ नहीं आता, मगर जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो उस अलमारी की तरफ। वो हाथ बढ़ाते हैं और रतनदास भी जागकर आ जाता है। मास्टर जी, आप क्या कर रहे हैं? रतनदास भैया ने मना किया था ना। मुझे लगा कोई अंदर है, आवाज आई थी, छुड़ाओ मुझे जैसी कुछ। रतनदास भी जागकर आ जाता है, चेहरे पर गुस्सा और चिंता एक साथ। मना किया था ना, उस अलमारी को मत छूना। कल सब कुछ बताऊंगा, अब आराम करो। जो हो गया सो हो गया। सुबह का उजाला होते ही तीनों घर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन रतनदास उन्हें रोक लेता है। अब तुम लोग जा नहीं सकते। एक बार जो उस अलमारी के पास गया, वो इस घर से यूं ही नहीं निकल पाता। क्या मतलब है तुम्हारा रतनदास भैया? हम कोई बंदी हैं क्या? नहीं, लेकिन जो अलमारी खुली वो अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तीनों एक दूसरे को घबरा कर देखते हैं। उनके सामने अब न सिर्फ एक जमीन बेचने की योजना थी, बल्कि एक डरावना रहस्य जिसने उनकी आत्माओं को जकड़ लिया था। तीनों अब समझ चुके थे कि रतनदास कुछ छुपा रहा है। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं, किसी राज्य का रक्षक बन चुका था। रात फिर उतर आई थी और इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावनी। प्रेमशंकर, मास्टर, जयंत और गोपाल तीनों अब अलग अलग कोनों में बैठे दीपक की कही बातों को सोच रहे थे। शिवलाल, अगर हम चुपचाप यहाँ से निकल जाए तो दीपक भैया कुछ नहीं करने देंगे। और सबसे बड़ी बात, मास्टर जी उस अलमारी के पास गए थे, कहीं उस चीज ने उन्हें पकड़ तो नहीं लिया? कमरे की बत्तियां खुद ब खुद झपकने लगती हैं और फिर तेज से बंद हो जाती हैं। तुमने मुझे देखा, अब तुम नहीं जा सकते। प्रेमशंकर, मास्टर जोर से चिल्ला उठते हैं। कोई मेरी पीठ पर कुछ चला गया, किसी ने छुआ मुझे। उनकी पीठ पर 3 गहरी खरोंचें उभर आई थीं, जैसे किसी जानवर ने पंजा मारा हो, पर वहां कोई नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? हमें बताओ दीपक भैया, ये अलमारी में है क्या? अब दीपक चुप नहीं रह पाता। वो एक पुराना लोहे का संदूक निकालता है और उसमें से एक पुरानी डायरी लेकर आता है। ये डायरी मेरी माँ की है। वो तांत्रिक थी। एक बार उन्होंने एक विद्या का प्रयोग किया, जिससे एक आत्मा को बुलाकर उसे एक बर्तन में बांध दिया गया। तो वह आत्मा उस अलमारी में है? हाँ, उसी के पीछे है सब। अलमारी के भीतर एक लोहे का घड़ा रखा है और उसमें वह बंधी हुई है। तीनों सन्न हो जाते हैं। तभी मास्टर जी की हालत अचानक और बिगड़ने लगती है। उनकी आंखें सफेद होने लगती हैं और मुंह से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। तुमने मुझे छेड़ा, अब मैं नहीं रुकूंगा। इस घर में कोई नहीं बचेगा। दीपक, कुछ करो, मास्टर जी को कुछ हो जाएगा। बस एक रास्ता है, अलमारी खोलकर आत्मा को मुक्त करना, मगर वो बहुत खतरनाक होगा। जो भी हो, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। दीपक अलमारी का ताला तोड़ देता है और पहली बार वो लोहे का घड़ा बाहर आता है। घड़े से निकलती है काली धुएं जैसी एक आकृति जो पूरे कमरे में घूमने लगती है। प्रेमशंकर, मास्टर जमीन पर गिरते हैं। उनकी आंखों से खून बहने लगता है। तुमने मुझे बुलाया, अब मेरी भूख कौन मिटाएगा? वह आत्मा हवा में लहराती हुई सीधा गोपाल की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी दीपक वो राख और नींबू से बनी हुई आकृति को बीच में रख देता है। ओम शिवम देव तंत्र मुक्ताय नमः। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, आत्मा तेज चीख के साथ घड़े में वापस खींच जाती है। एक बार फिर
घड़ा बंद कर दिया जाता है। प्रेम शंकर मास्टर की हालत सुधरती है, लेकिन वह अब भी बेहोश है। जयंत और गोपाल दीपक के सामने चुप बैठे हैं। मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाकर गलती की, मगर अब ये राज सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी बन चुका है। तीनों उस रात से कभी पहले जैसे नहीं रहे, और उस गांव का नाम, उस घर का रहस्य आज भी रूहों के बीच गूंजता है।